हेलो दोस्तों, मैं नमन जहांगीर और मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं ऑफ मारुति सुजुकी सिलेरियो VXI AMT। थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये एक CNG फिटेड कार है जो कि मैंने आफ्टर मार्केट CNG फिट कराई है। जैसा हम सभी जानते भी हैं कि मारुति सुजुकी अपनी किसी भी AMT कार में कंपनी फिटेड CNG प्रोवाइड नहीं करती है। उसका क्या रीज़न है, और थोड़ा सा मैंने मार्केट में भी मिथ सुना है कि AMT's कार में, सुजुकी AMT's कार में CNG इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें CNG फिट कराई। कहीं ना कहीं कारण ये भी था क्योंकि जो मेरी पिछली कार थी वो एक CNG फिटेड कार थी जो कि आफ्टर मार्केट मैंने फिट कराई थी। सुजुकी की ही कार थी जिसको मैंने करीब 1 लाख किलोमीटर CNG में चलाया है और 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ वो एक्सपीरियंस भी मैं इसमें यूज़ करना चाहता था, लेकिन दोनों कार में डिफरेंस ये है कि वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार है और ये एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ना तो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होती है और ना ही कम्प्लीटली मैनुअल होती है। ये उन दोनों का एक निचोड़ है, जो कि इस ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में हम एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट यूज़ करते हैं जो कि हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है। तो इसमें मैंने CNG लगवाई है और करीब 2 से 2,500 शुरू में मैंने इसको पेट्रोल में चलाया है। उसके बाद मैंने CNG में स्विच ओवर कर लिया था और ज़्यादा नहीं चली है। मैं आपको बताऊं कि ये 6,500 किलोमीटर लगभग चली है और मैंने इसको 4 से 4,000 के करीब इसको CNG में चलाया है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई, मुझे इसके क्या प्रोज लगे, क्या कॉन्स लगे, जो मेजर प्रॉब्लम अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। लेकिन मैं आपके साथ, क्योंकि एक मार्केट में मिथ बना हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता था कि AMT में CNG अगर हम लगवाएं तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी, हालांकि मैं उसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, एक डिफरेंस बोलूँगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी मारुति सुजुकी सिलेरियो एक 3 सिलेंडर इंजन कार है और 3 सिलेंडर इंजन कार में वाइब्रेशंस जो है ज़्यादा होती हैं एज कंपैरिजन टू 4 सिलेंडर इंजन। और अगर हम उस कार को CNG में चलाते हैं तो थोड़ी सी जो हमारी वाइब्रेशन है इंजन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको अंदर फील होती है कि कार ज़्यादा वाइब्रेट होती है। सेकंड जो डिफरेंस होता है वो होता है पावर का। ऑफ कोर्स आप पावर का डिफरेंस नोटिस करोगे ही करोगे, क्योंकि एक पेट्रोल जो फ्यूल होता है वो एक पावरफुल फ्यूल है एज़ कंपैरिजन टू CNG। लेकिन आजकल CNG जो सिक्वेंशियल किट आ गई हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं, हमें पावर का इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होता है, लेकिन फिर भी 80-20 का आपको नोटिस दिखाई देगा। लेकिन मैंने जो एक प्रॉब्लम फेस की वो ये फेस की कि एक दिन मैं 80 से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आ चुका हूँ और लास्ट में मुझे मिल जाता है जाम, जिसमें गाड़ियाँ धीरे धीरे मूव कर रही थी। तो AMT का जो क्रीप फंक्शन होता है, क्रीप फंक्शन मीन्स अगर मैं फर्स्ट गियर में हूँ और मैं ब्रेक को रिलीज़ करता हूँ धीरे से तो गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन गाड़ी का AC ऑन था, CNG में थी, वो क्रीप फंक्शन का तो काम करना बंद ही कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं एक्सलेट भी कर रहा हूँ तो वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है और वो जो गाड़ी है वो ऑफ हो रही थी मेरी। तो ये मैंने नोटिस किया, तो उसके लिए मैं क्या करता कि मैं पहले AC को ऑफ करता हूँ और फिर बाद में उसको एक्सेलेरेट करता हूँ ताकि वो गाड़ी आगे बढ़ पाए। अगर मैं AC को ऑन कर दे रहा हूँ तो वो इंजन पे इतना लोड पड़ रहा था कि वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने महसूस की, अगर आपने CNG में AC चला रखा है और आप किसी भी गियर में लोअर RPM पे हो और आपको गाड़ी धीरे करनी है, लेट्स से 2000 RPM के आसपास हो आप, तो आपने गाड़ी धीरे करनी है, तो आप ब्रेक ना ले करके आप क्या कर देते हो कि आप एक्सेलेटर को छोड़ देते हो। तो ये और लोअर RPM पर तो आ जाती है, लेकिन गियर कई बार क्या होता है, डाउन शिफ्ट नहीं होता है, और डाउन शिफ्ट नहीं होता है तो अगर दोबारा से आप एक्सेलेरेट करते हो तो ये क्या करती है, थोड़ी सी जर्क लेती है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, ये भी मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। इस कंडीशन में आपको अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है, या तो आपको ब्रेक दबाना पड़ता है या आपको एक्सलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये भी एक मुझे प्रॉब्लम लगी। और
कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में थोड़ा सा एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है कि आगे जो पीछे गाड़ी है आपके वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है कि ये अगला वाला कर क्या रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है। एक प्रॉब्लम जो मैंने और महसूस की वो ये महसूस की कि जब मैं अपनी गाड़ी को आफ्टर ओवरनाइट स्टार्ट करता था, मान लीजिए कि मैंने शाम को खड़ी करी और सुबह गाड़ी को स्टार्ट किया, तो ठंड के दिनों में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम, गर्मियों में भी होती है कि तो जब गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करती है तो वो हल्का सा जर्क लेती थी और मैंने नोटिस भी किया कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्विच कर जाती थी पेट्रोल से सीएनजी में। तो मैं ऑथराइज्ड डीलर के पास गया जिससे मैंने सीएनजी फिट करवाई थी। तो मैंने उससे ये बोला कि आप इसका जो स्विच ओवर का टाइम है, जो पेट्रोल से सीएनजी में लगने का टाइम है, वो आप प्लीज़ डिले कर दीजिए, क्योंकि इंजन गर्म होने से पहले ही, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि गाड़ी क्या होती है कि जब सुबह चलती है तो हायर आरपीएम पे होती है थोड़ी सी, वो उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है थोड़ा सा इंजन गर्म होने के लिए, और वो जैसे ही इंजन अपनी डिजायर टेम्परेचर पे आ जाता है तो वो उसकी आरपीएम कम हो जाती है। तो आप जैसे नोटिस भी करेंगे कि आप जैसे गाड़ी चलाते हो, अगर आपके पास टैकोमीटर है गाड़ी में, तो आप देखोगे कि वो 1000 से 1200 आरपीएम के आसपास रहेगा, और कुछ ही टाइम बाद वो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो नहीं बोलूँगा मैं, इन सम मिनट्स वो आरपीएम, अगर आप गाड़ी को मोशन में नहीं ले जाओगे तो वो आरपीएम अपने आप कम हो जाएंगे। और जिसके पास टैकोमीटर नहीं है वो इंजन की नॉइज़ से भी महसूस कर सकते हैं कि जब आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हो तो वो थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस करता है, वो थोड़े से ज़्यादा आरपीएम पर चलता है, तो वो यही होता है कि वो इंजन थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है। तो अगर उस कंडीशन में वो सीएनजी में जो कट लगता था, पेट्रोल से सीएनजी में जो स्विच करती थी गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा जर्क महसूस होता था। तो इसलिए मैंने उसका जो स्विच ओवर का टाइम है डिले करवा दिया। तो उससे क्या हुआ कि गाड़ी अब जब सीएनजी में स्विच करती है तो गाड़ी अब जर्क नहीं लेती है। और जैसे शुरू में हुआ मेरे साथ कि मैंने गाड़ी सुबह ऑन करी और वो 10 से 15 सेकंड में ही पेट्रोल से सीएनजी में स्विच कर जाती थी, जिससे जर्क महसूस होता था, क्योंकि गाड़ी उतनी गर्म नहीं हुई होती थी जितना डिजायर टेम्परेचर सीएनजी को चाहिए काम करने में, वो अचीव नहीं हो पाता था, इसलिए वो जर्क भी लेता था। इसलिए मैंने उसका टाइम डिले करवाया, तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम बंद हो गई, वो प्रॉब्लम नहीं होती है अब। तो आप भी अगर ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा ही हो रहा है तो प्लीज़ आप जो उसका स्विच ओवर का टाइम है वो आप डिले कराएं। और ये होना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है, चाहे वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, तो कम से कम आपकी गाड़ी 5 से 10 मिनट या तो आप खड़ी रखें पेट्रोल में, या आप उसको 2 से 3 किलोमीटर पहले पेट्रोल में चलाएं, फिर सीएनजी में उसको स्विच करें। तो ये आपकी गाड़ी के इंजन के लिए भी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस करी हैं अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, अपने सिलेरियो एएमटी सीएनजी में। अगर आपको भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आई हैं या इससे अलग आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सुधार सकें और उन्हें अवॉइड कर सकें। तो ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात, लेकिन हम अपनी इंजन को सही रखने के लिए, अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को सीएनजी में सही रखने के लिए क्या ऐसे प्रिकॉशन, क्या ऐसे स्टेप ले सकते हैं कि हम मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके, जो कि मैं भी अपने डेली प्रैक्टिस में उनको यूज़ कर। इसमें हम थोड़ा सा इंजन को स्टार्ट करने का तरीका समझ लेते हैं, चाहे वो सीएनजी कार हो या पेट्रोल कार हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए गाड़ी रात को खड़ी करी है और सुबह आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट करी, इंजन स्टार्ट किया और निकल गए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें क्या रेगुलर प्रैक्टिस में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आप देख भी रहे हो इसमें ऑप्शन आता है एसीसी ऑन और स्टार्ट। तो जैसे ही आप चाबी इसमें पुश करते हैं तो आपको एसीसी पर रोक लेनी चाहिए गाड़ी, जिसमें कि डैशबोर्ड पर लाइट आ जाएगी, आपको हल्की सी बजर साउंड सुनाई देगी। ये बजर साउंड एक्चुअली होती है फ्यूल प्राइमिंग की, जिसमें कि जो फ्यूल है वो
अपने इंजन की ओर जाता है, फ्यूल प्राइमिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए हमें 3 से 4 सेकंड वेट करना चाहिए। उसके बाद हमें, जैसे कि ये ऑटोमेटिक है, मैं ब्रेक दबाऊंगा और इसको स्टार्ट करूंगा, तो ये हमने स्टार्ट कर दी है। लेकिन इसके बाद भी हमने डायरेक्ट निकल नहीं पड़ना है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि अभी तो ये मैंने गाड़ी पहले भी स्टार्ट करी थी, इसलिए इसकी आरपीएम लो दिखा रहा है। ये करीब 800 आरपीएम पर दिखा रहा है। लेकिन सुबह क्या होता है कि सुबह इंजन होता है ठंडा, तो इसलिए वो 1200 आरपीएम तक रहती है। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आपकी गाड़ी में टैकोमीटर नहीं है तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो ज़्यादा नॉइज़ करता है, उसकी जो रेवोल्यूशन है वो ज़्यादा मिलती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो जिसकी गाड़ी में टैकोमीटर है वो तो आसानी से देख सकता है कि जब तक आपकी गाड़ी के आरपीएम कम नहीं हो रहे हैं तब तक आपको चलना नहीं है। जब जैसे ही आपके गाड़ी के आरपीएम कम आ जाते हैं तब आपको मूव करना है। तो ये एक प्रिकॉशन है, ये एक स्टेप है जो कि सही स्टेप है, वो आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सीएनजी कार है जिसके पास, तो जैसे कि हम सर्विस करवाते हैं हर 10,000 किलोमीटर पे, लेकिन सीएनजी कार में हम सर्विस अगर 8,000 पर या 8,500 किलोमीटर पर करवा लें तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि सीएनजी से क्या होता है, थोड़ी सी इंजन की लाइफ कम होती है, क्योंकि ये फ्यूल इतना जो है पावरफुल नहीं होता है। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी जल्दी सर्विस करवा लेते हैं 1-1,500 किलोमीटर पहले, तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कार की, आपकी सीएनजी कार की लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो ये बोलना चाहूँगा कि जो एयर फ़िल्टर है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि जो सीएनजी है वो थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, तो उस केस में जो एयर है वो क्योंकि इंजन में जो इंजन को स्टार्ट होने के लिए, इंजन में ब्लास्ट होने के लिए आपको एयर और फ्यूल का मिक्सचर चाहिए होता है। तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एयर पूरी मिले और सही क्वांटिटी में मिले। तो कई बार क्या होता है कि कोई कच्चे रास्तों पर चलता है या कोई धूल भरे रास्तों पर चलता है, तो उनका जो एयर फिल्टर है वो चोक हो जाता है या एयर फिल्टर बहुत गंदा हो जाता है। तो सीएनजी जो कार रखते हैं उनको ये सलाह भी होती है कि जो सीएनजी कार हैं जिनके पास, तो वो अपना एयर फिल्टर को रेगुलर चेक करते रहें और हो सके तो उसको हर 2-3 महीने में उसको चेंज करवाते रहें, जिससे आपकी गाड़ी स्मूथ भी चलेगी और आपकी इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको जो सीएनजी में है वो प्रॉब्लम भी कम आएंगी, जैसे जर्क जैसी प्रॉब्लम है, जैसे पावर जैसी प्रॉब्लम है, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो ऑटोमेटिक कार है, जो मेरे पास पिछली कार भी थी, उसमें मैं यही करता था कि अपना जो एयर फिल्टर था वो हर 2-3 महीने में बलवा लेता था और बलवा नहीं सकता तो उसको साफ़ ज़रूर करवा लेता था। उस पर अगर आप प्रेशर वाली एयर से भी आप उसको अगर साफ़ कर देते हैं तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर उसको आप बलवा ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा महंगा होता नहीं है, 150-200 तक का आ जाता है वो। तो आप एयर फिल्टर को भी चेंज करवा सकते हैं 3 महीने के इंटरवल में, जिससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो आप थोड़ा सा जल्दी करवा लें, मतलब 1-1,500 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पहले करवा लें तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं जिससे आप सीएनजी में भी अपनी कार को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है या अगर आपका भी कोई सुझाव है सीएनजी कार को लेकर, उसकी देख रेख को लेकर, या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।